हेलो फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्री वाला पार्ट। ये तो इंडस्ट्री वाला पार्ट आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन हम लोग टॉपिक्स देखते जाएंगे प्री ब्रिटिश इंडिया से स्टार्ट करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे आज की क्लास के अगर बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करूंगी आपके साथ, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इन द प्री ब्रिटिश इंडिया। अब ये जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इन द प्री ब्रिटिश इंडिया, आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन इकोनॉमी में सिलेबस में हमें ये टॉपिक नहीं दिखता। लेकिन ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, इसके पीछे का रीजन है। अब आपको पता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये टॉपिक हम लोग अक्सर पढ़ते हैं इंडस्ट्री के अंदर। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर आके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कॉन्ट्रीब्यूट किया, किस तरीके से ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ब्रिटिशर्स को अगर हम रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं तो हमें उससे पहले पता होना चाहिए, उससे पहले हिस्ट्री के अंदर हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था। क्योंकि हम लोग जब भी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज वॉज प्राइमरली एन एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है, हमारी इंडियन इकोनॉमी आज के लिए तो हम बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी, लेकिन उससे पहले के लिए भी हम लोग क्या बोलते थे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो प्राइमरली कैसी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। यहाँ पे मेजरली कौन सा सेक्टर जो था, उसका ज्यादा रोल था, दैट इज ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। लेकिन जब हम बोलेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्रीज कितना कंट्रीब्यूट कर रही थी, हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे थी। क्योंकि आप लोगों के साथ मैं एक चीज शेयर कर दूं कि 1900 तक, ठीक है, 1900 तक अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे मेजरली कौन सी इंडस्ट्रीज थी जहां पे मशीनरी इन्वॉल्व नहीं थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है, मशीनरीज वगैरह उसके बाद आना स्टार्ट हुई। लेकिन बिफोर दैट हमारे पास यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उसमें हम मेजरली किसके बारे में बात करते थे, हम मैनुअल लेबर के बारे में बात करते थे। तो हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए और हमारे यहाँ पे क्या सोसाइटल फैक्टर्स थे, क्या स्ट्रक्चरल फैक्टर्स थे, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोशल लेवल के अंदर देखें, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में देखें, आपका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका डिटर्मिन करता है कि आप आगे जाके क्या करेंगे। ठीक है, आज की डेट पे काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ कि अगर लेट से कोई बिजनेस फैमिली से आ रहा है तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्या करेगा, वो पर्सन आगे जाकर बिजनेस में ही इन्वॉल्व होने वाला है। और साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूं, कोई पर्सन है जो जॉब फैमिली से आता है, जो सर्विस फैमिली से आता है, ठीक है, बिकॉज वो ऐसी फैमिली से आ रहा है, ऐसा सोशल स्ट्रक्चर से आ रहा है, ऐसा उसका फैमिली स्ट्रक्चर है कि वहां पे मेजोरिटी पीपल क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो भी क्या करेगा, वो भी इन फ्यूचर सर्विस ही करने वाला है। ठीक है, लाइकवाइज अगर कोई एग्रेरियन इकोनॉमी से आ रहा है तो देयर इज अ चांस कि वो अपना एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व होगा। क्लियर, तो आप लोग कहीं ना कहीं लिंक कर पा रहे होंगे कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है। उस बेसिस पे कहीं ना कहीं डिसाइड हो रहा है कि हम फर्दर क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटा रफ व्यू दिया। और आज की डेट में अगर हम बात करें, ये चीजें फिर भी चेंज हो चुकी हैं। लेकिन प्रीवियसली जब हम प्री ब्रिटिश इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं, तो प्री ब्रिटिश इंडिया के अंदर अगर आपसे मैं बात करूं तो उस समय हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो हमारा कास्ट स्ट्रक्चर था, वो कैसा था, दैट वाज क्वाइट रिजिड। जब हमारा कास्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रिजिड था तो इसका मतलब उस समय बेस्ड ऑन द कास्ट जो रोल्स साइन हो रहे थे वो फिक्स थे, आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते थे। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कास्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अभी वन बाय वन मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगी, जस्ट अ सेकेंड में डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमारा सोशल स्ट्रक्चर था, किस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर था, उन सब चीजों के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला अभी, जस्ट अ सेकेंड।
मैंने अभी आपको क्या बोला कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे देखिए, ये वाली जो आज की क्लास है वो बहुत जेनरिक क्लास है। इसको सिर्फ समझने की कोशिश करना, लेटर ऑन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। और ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सो दैट आपको एक आइडिया हो कि किस तरीके से हमें चीजों को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। तो सोशल स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बोला, जब हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, हम किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करेंगे कास्ट के बारे में। और अगर हम कास्ट के बारे में बात करें, ठीक है, अभी भी सोसाइटी में काफी सारी कास्ट हैं। जैसे कोई कारपेंटर होगा, ठीक है, किसी कास्ट को असाइन किया कि आपने क्या करना है, आपने कारपेंटरी का काम करना है। लोहार को असाइन कर दिया कि आपने क्या करना है, आपने आयरन स्मिथ का काम करना है। ठीक है, वैसे ही सोनार को काम असाइन किया हुआ था कि आपने क्या करना है, आपने गोल्ड स्मिथ का काम करना है। तो बेस्ड ऑन द कास्ट कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करेंगे, आप लोहार से बिलोंग कर रहे हैं, आप सुनार हैं, आप कारपेंटर है जिसको तरखान कहते थे उस समय, तो आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करेंगे, उस बेसिस पे क्या होता था, उस बेसिस पे आपको एक रोल असाइन होता था, आप ये काम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी कास्ट ऐसी थी जिसमें एग्रीकल्चर वर्क जो था वो बहुत प्रोमिनेंट था, तो आप क्या करने वाले हैं, आप एग्रीकल्चर वर्क करेंगे। अगर आपकी कास्ट ऐसी है जहां पे आप लोग क्या करेंगे, जहां पे आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, कोई क्राफ्ट कर रहे हैं, जैसे लोहार था वो क्राफ्टमैन था, तो उस तरीके से काम हो रहा था। अब यहाँ पे जब हम कास्ट सिस्टम के बारे में बात करें, हमारा टॉपिक कास्ट सिस्टम नहीं है, हमारा टॉपिक क्या था, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इन द प्री ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे जब हम लोग क्राफ्टमैन के बारे में बात करते थे, तो क्राफ्टमैन को क्या दिया जाता था, एक लोअर स्टेटस दिया जाता था इकोनॉमी में। लोअर स्टेटस दिया जाता था इकोनॉमी में, किसको, क्राफ्टमैन को। तो यहाँ पे बिकॉज लोअर स्टेटस असाइन किया जाता था टू द क्राफ्टमैन, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ वही लोग काम करने को विलिंग थे जो इन स्पेसिफिक कास्ट से आ रहे थे। अदर देन दैट अगर कोई अपर कास्ट का पीपल था, वो इन कामों को नहीं करना चाहते थे बिकॉज ऑफ दिस लोअर स्टेटस। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। नंबर टू, जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का रोल नहीं था। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो थी उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं था। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का रोल नहीं है, यहाँ पे फैमिली लेवल पे इंडस्ट्रीज जो थी वो रन हो रही थी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने सराउंडिंग में कहीं, काफी ज्यादा कारपेट इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है, कारपेट जहाँ पे बनते हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ को नहीं भी अवेयरनेस होगी। तो कारपेट कौन बनाता है, फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं ये। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहीं से कुछ लोग इकट्ठे होंगे, कारपेट में थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, पर फाइनली हमारे पास कारपेट तैयार होते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लार्ज जॉइंट फैमिली यूनिट्स, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी ओनरशिप डिफाइन होती थी, जिसकी वजह से हमारा सोशल डायनेमिक डिफाइन होता था, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी वो मेजरली कौन सी इंडस्ट्रीज थी, इन द प्री ब्रिटिश इंडिया दे कॉन्ट्रीब्यूट मेनली टू द कॉटेज इंडस्ट्रीज। और हम लोगों ने क्या बोला इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, दैट वाज प्राइमरली एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाज द मेन लाइवलीहुड, इंडस्ट्री हमारा मेन लाइवलीहुड नहीं था। इंडस्ट्री में हमें क्या पता होना चाहिए, क्राफ्टमैनशिप। और जहां पे भी बेस्ड ऑन द कास्ट हम लोग देखते थे कि कौन सी कास्ट कौन सा काम करने वाली है। और क्राफ्टमैनशिप जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है आपका, उसको लोअर स्टेटस दिया जाता था, जिसकी वजह से लोग वहां पे इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है, अभी भी आप लोग देखेंगे, अगर आज की डेट की हम बात करें, 2024, ठीक है, अगर मैं 2024 के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे भी आपको पता है कि काफी लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे दीज पर्टिकुलर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट में हम मानते हैं। ठीक है, मेजोरिटी पीपल आज की डेट में भी बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर कास्ट है, वो क्या है, वो लोअर कास्ट है। और एक्चुअल में अगर हम रियल सेंस में बात करें, ऐसा तो नहीं है कि वो कास्ट से आप आ रहे हो तो इसलिए आप लोअर कास्ट है, बट एक साइकी थी, एक मेंटेलिटी थी जो हम पुराने टाइम से आज तक लेकर आ रहे हैं। और पुराने टाइम पे वो ऑक्यूपेशनल स्टार्ट हुआ था।
लेकिन लेटर ऑन वो क्या हो गया, लेटर ऑन वो हायरार्की पे बदलता हुआ हमें देखने को मिला। फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे मैंने पहले ही आपको बोला, एग्रेरियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग देखते हैं। एग्रेरियन इकोनॉमी, जब भी इंडिया के इकोनॉमी के बारे में बात होती है तो इंडियन इकोनॉमी वाज प्राइमरली एन एग्रेरियन इकोनॉमी, याद रखना इस बात को। नंबर टू इज द क्राफ्ट एंड आर्टिजनल इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग थे, ठीक है, वहां पे क्योंकि आपको अगर लेट से आपको लोहार का काम करना है, आपको स्किल्ड होनी चाहिए। अगर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, क्या मैं वो काम कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर गोल्ड स्मिथ के बारे में बात करूं तो गोल्ड स्मिथ बनने के लिए भी वी नीड स्किल। तो यहाँ पे क्या होता था, जिन लोगों के पास वो स्किल होती थी वो इकट्ठे होते थे और वो गिल्ड्स में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, गिल्ड्स। और मेजरली जिनके पास ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स होती थी वो क्या करते थे, वो टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते थे, वो मेटल वर्क प्रोड्यूस करते थे। और टेक्सटाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, हमारे लिए यहाँ पे, बिकॉज टेक्सटाइल एक ऐसा पार्ट है जो आप लोगों को पता चलेगा जब हम आप लोग आगे पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लेटर ऑन क्या हुआ, इंपोर्ट होने लगा टेक्सटाइल का, कहाँ से, फ्रॉम ब्रिटेन। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल था वो क्या हो गया, उसकी मार्केट कहीं ना कहीं खत्म होना स्टार्ट होगी, क्योंकि जो ब्रिटेन से यहाँ पे आ रहा था उसको ना ही कोई ड्यूटी देनी पड़ रही थी और ये वहां से आ रहा है तो सस्ता भी था। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, बिकॉज हम लोग मैनुअल काम कर रहे थे, वो लोग फैक्ट्रीज पे काम कर रहे थे, बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया ना वहां पे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया कहाँ पे, ब्रिटेन में, क्योंकि आपको पता है 1760s तो अर्ली 19th सेंचुरी, रफली हमारे पास ये जो टाइम है, ये टाइम फ्रेम इंडिकेट करता है द टाइम फ्रेम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। तो उस समय वहां पे इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे आते आते क्या हुआ, हमारा जब मैं प्री ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे इकोनॉमी में जो टेक्सटाइल है वो हाथों से बन रहा है। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, 1757 में प्लासे की बैटल ऑफ प्लासे हुआ, 64 में बक्सर का बैटल हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया में काफी सारी पॉलिसीज में चेंज हुआ, फ्री ट्रेड की पॉलिसी आई, जिसकी वजह से जो वहां से प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आ रहे थे उनमें कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं चार्ज हो रही थी। ऑलरेडी वो मशीन मेड गुड था जिसका कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था हमारा हैंडीक्राफ्ट गुड, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट कहाँ चला गया, मार्केट से बाहर चला गया। ठीक है, तो आपको समझ आ पा रहा है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में काम हो रहा है। पहले क्या था, प्री ब्रिटिश इंडिया में जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक क्या है, तब तक जो हमारी इकोनॉमी है वहां पे जो स्किल्ड क्राफ्टमैन है वो काम कर रहा है। अगर हमें कपड़ा चाहिए, इंडिया का कपड़ा जो था वो वैसे ही आपको पता है दैट वाज क्वाइट फेमस, उसकी एक मार्केट थी, फॉरेन मार्केट भी थी। अब वहां पे 1760s ऑनवर्ड क्या हुआ, हमारे कपड़े को बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल गया। कहाँ से, ब्रिटेन से। हमारे यहाँ पे जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको पेट्रोनेज मिलता था, कहाँ से, हमारे रॉयल किंग से। लेकिन अब रॉयलिटी से उसको पेट्रोनेज नहीं मिल रहा, क्योंकि 64 57 में मैंने आपको बताया बैटल्स हुई, उसके बाद कैप्चर होना स्टार्ट हो गया इंडिया ओवरऑल। तो इस समय तक कहीं ना कहीं हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था वो अच्छी स्टेट में था। लेकिन आफ्टर 1760 ये हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं टेक्सटाइल मेटल वर्क मोर। इनफैक्ट मेटल वर्क में जो मेहरौली पिल्लर है, आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा, मेहरौली आयरन पिल्लर के बारे में सर्च करना, वो कितना पुराना पिल्लर है और आज तक उसको रस नहीं लगा। तो आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सो दैट आप लिंक कर पाए कि हमारा जो मेटल वर्क था, जो हमारा टेक्सटाइल था, सॉरी स्पेशली मेटल वर्क, वो कितना ज्यादा रॉयल था। ठीक है, उसको तो आप लोग ये देख सकते हैं। फिर ट्रेड नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने एंशियंट इंडिया में पढ़ा होगा, स्पेशली जो चोला वगैरह थे, इनका लिंक था विद अदर कंट्रीज। ठीक है, और साथ ही हमारा अगर ट्रेड नेटवर्क के बारे में बात करें बाकी काफी किंगडम्स में भी हमें दिखेगा। ठीक है, मौर्यन एम्पायर में अगर हम देखें
तो हमारा किंगडम एक्सटेंडेड था। ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे कि जो हमारा प्री ब्रिटिश इंडिया का टाइम है, वहां पे हमारे लिंक्स थे सेंट्रल एशिया के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, यूरोप के साथ। अब यूरोप के अगर लिंक्स के बारे में बात करें, आपको पता है कि थ्रू सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट वाला जो एरिया है, मिडल ईस्ट वाला, वहां से हमारे जो स्पाइसेस थे वो वहां जाते थे। ठीक है। जब हमारे स्पाइसेस जा रहे हैं, इसका मतलब बाहर कंट्रीज को ये पता है कि इंडिया से कोई कंट्री है इंडिया जहां से इतना अच्छा माल बाहर आ रहा है, दे नो। तो उसी तरीके से उनके अंदर एक क्यूरोसिटी हुई कि अब हमें भी ट्रेड करने जाना है। और जो आपका मिडल ईस्ट वाला एरिया है, वो क्या हो गया, वो ऑटोमन एम्पायर के बाद इनको अलाउ नहीं किया जाता था यूरोपियंस को कि अब आप इंडिया के साथ ट्रेड कर पाए, क्योंकि अगर वो सप्लाई करेंगे उनको तो उनको बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स होते थे। तो ब्रिटिशर्स को या यूरोपियंस की अगर बात करें, तो यूरोपियंस को क्या चाहिए था, यूरोपियंस को एक प्रॉपर रूट चाहिए था। दैट्स वाई अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा 1498 में वास्को डी गामा ने क्या किया, एक प्रॉपर रूट डिस्कवर किया। ठीक है। आप मुझे उस रूट का नाम बताएंगे कि कहाँ से पास होता है, साउथ अफ्रीका के पास कौन सी जगह है जहां से ये रूट पास होता था। ठीक है। तो 1498 से पहले भी ब्रिटिशर्स को पता है कि कोई कंट्री है इंडिया। ठीक है। तो क्योंकि हम लोग ट्रेड कर रहे थे उन कंट्रीज के साथ। फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, रीजनल किंगडम्स, एम्पायर थे यहाँ पे जिनका बहुत ज्यादा कंट्रोल था। जैसे मुगल एम्पायर के बारे में हमें पता है, मराठास के बारे में पता है, रीजनल सल्तनत के बारे में हमें पता है। दीज एंटिटीज इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिर डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। वाइल एम्पायर प्रोवाइडेड overarching rule, local administration often rested on smaller kingdom, fiefdom, promoting regional autonomy. अब ये वाला पॉइंट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये वो किंगडम्स हैं जो पेट्रोनेज प्रोवाइड करते थे हमारे ट्रेड को, हमारे क्राफ्ट को क्या करते थे, पेट्रोनेज प्रोवाइड करते थे। कौन से, ये सारे जो हमारे किंगडम थे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था वो हम लोगों का बहुत अच्छा था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको फिर से मेहरौली पिलर की एग्जांपल आप फिर से कोट कर सकते हैं। तो ये चीजें हम क्यों देख रहे हैं, इन ऑर्डर टू नो कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग था, ऑल दो वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द पेट्रोनेज, बिकॉज ऑफ द रॉयल पेट्रोनेज, ये हमारा हमारा जो क्राफ्ट था वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो मुझे आपको बताना है, ठीक है, फिर मैं आपके साथ ये खत्म करूंगी। हाँ, एक पॉइंट जो मुझे आपको बताना है, हम लोगों ने अभी क्या नोट किया, हमने यहाँ पे नोट किया कि हमारा जितना भी क्राफ्टमैन का काम हो रहा है, वो उसको पेट्रोनेज किसकी है, उसको रॉयल किंगडम से पेट्रोनेज मिल रही है। इसका मतलब हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि हमारे यहाँ पे फ्यू पीपल है जो इन सारे लग्जरी आइटम्स को चेरिश कर रहे हैं। देयर वर फ्यू पीपल जो क्या कर रहे हैं, जो चेरिश कर रहे हैं इन सारे लग्जरी आइटम्स को। यही मतलब है इस चीज का। अब जब फ्यू पीपल चेरिश कर रहे हैं, बाकियों के पास क्या है, बाकियों के पास पैसा नहीं है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, परचेजिंग पावर क्या है, परचेजिंग पावर जो है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में है। परचेजिंग पावर, ठीक है, किसके पास है, कुछ ही लोगों के पास। विद फ्यू पीपल परचेजिंग पावर है, जो इन चीजों को परचेज कर पा रहा है। दैट्स वाई जब हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्राफ्ट जो हमारा हो रहा है, वो किस वो क्या हो रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये किस इनका जो रिजल्ट है वो किसके पास, वो खरीद कौन रहा है, वो सिर्फ फ्यू पीपल खरीद रहे हैं। और वो फ्यू पीपल कौन है, मेनली उनमें से कौन है, राजा महाराजा लोग हैं। ठीक है। और कुछ जो अपर क्लास लोग थे सोसाइटी के, वो ही इंजॉय कर रहे हैं इनके फ्रूट्स। अदर देन दैट हमारा यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, हमारे जो भी पीपल थे वहां पे पॉवर्टी थी। ठीक है। मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है, एग्रीकल्चर सिस्टम में भी मैंने आप लोगों को बताया था। इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, लेकिन याद रखना स्टिल
जो हमारा मासिस है, ठीक है, उनके पर वो क्या सफर कर रहा था, वो सफर करते थे पॉवर्टी को। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो सोशली आपको क्या समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, दैट वाज नॉट वेल डेवलप। वेल डेवलप क्यों नहीं था? बिकॉज अगर आप इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे एक तो जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ठीक है, वो लोग, उनके पास मशीनरी नहीं थी, मैनुअल काम हो रहा था, और इनको लो सोशल स्टेटस असाइन किया जाता था। क्या असाइन किया जाता था? लो सोशल स्टेटस। दूसरा, आपको पता होना चाहिए, फैमिली बेस्ड सिस्टम थे। कैसे सिस्टम थे? फैमिली बेस्ड सिस्टम थे। फिर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो भी रहा था, इसको एंजॉय कौन कर रहा था? लो फ्यू पीपल, ठीक है, फ्यू पीपल एंजॉय कर रहे थे, बिकॉज बड़े कम लोगों के पास परचेजिंग पावर थी, बहुत कम लोगों की पॉकेट्स उनको अलाउ करती थी टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दीज। क्लियर? नंबर फिफ्थ अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कैपिटल कम थी, ठीक है, फिजिकल कैपिटल भी कम थी और ह्यूमन कैपिटल भी कम थी। पैसा कम था क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेजोरिटी जो मासेस हैं वो कैसे थे? वो गरीब थे। ठीक है, अगर आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो आज की डेट पे, उस फैक्ट्री में आपको लगाने के पहले क्या सोचोगे कि मेरा जो प्रोडक्ट होने वाला है उसकी डिमांड होनी चाहिए। और डिमांड कब होगी? व्हेन पीपल हैव मनी, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, क्या आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात क्या करेंगे कि फिजिकल कैपिटल भी कम थी और ह्यूमन कैपिटल भी कम थी। क्लियर? तो जल्दी जल्दी मेरे साथ पॉइंट्स बोलिए, क्या क्या पॉइंट्स है? सबसे पहला, मैन्युफैक्चरिंग वेल डेवलप नहीं थी। नंबर टू, मैनुअल काम किया जाता था, और इन जो काम करने वालों को, जो लेबरर्स थे, उनको क्या दिया जाता था? उनको लो सोशल स्टेटस असाइन किया जाता था। परचेजिंग पावर फ्यू पीपल के पास थी। हमारी इकोनॉमी के अंदर फिजिकल कैपिटल कम था, ह्यूमन कैपिटल कम था। क्लियर? तो ये वाले पॉइंट्स आप लिख लेना कहीं पे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोले, ये लिख लेना। अब इसके अलावा जब हम स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं, इसके अलावा हम लोग ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे। ठीक है, 5 से 10 मिनट के अंदर मैं क्लास खत्म करूंगी। फिर अभी तक जितना हमने पढ़ा हम उसी बेसिस पे बात करेंगे। जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या देखा? हमारे प्री ब्रिटिश इंडिया में क्या था? विदाउट सीइंग दिस स्लाइड, आप लोग सिर्फ बोलिए, सो दैट आप जब पढ़ेंगे इसको तो आपको मुश्किल ना आए रिटेन करने में। प्री ब्रिटिश इंडिया में आपको क्या देखने को मिला? हैंडीक्राफ्ट देखने को मिला, आर्टिजनशिप देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा इंडिया कौन से टेक्सटाइल के लिए फेमस था? कॉटन और सिल्क। कौन से? कॉटन और सिल्क। ठीक है, हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को बंगाल पता होना चाहिए और आपको वाराणसी पता होना चाहिए। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं कि जो इंट्रिकेट मसलिन ऑफ बंगाल था वो फेमस थी, और साथ ही सिल्क ऑफ वाराणसी जो थी वो भी फेमस थी। ये पर्टिकुलर हब्स थे जहां पे ये काम हो रहा था। ठीक है, और मैंने अभी आपके साथ गिल्ड सिस्टम डिस्कस किया। गिल्ड सिस्टम में होता ही ये था, जो स्किल्ड लेबर थे वो इकट्ठे होते थे, और जब स्किल्ड लेबर इकट्ठे होते थे वो क्या करते थे? वो अम, वो एक जगह इकट्ठे होकर ये काम, ये ऑक्यूपेशन कैरी करते थे। ठीक है, फिर मेटल वर्क और ज्वेलरी। ठीक है, इंडियन आर्टिजन वर स्किल्ड इन मेटल वर्क। ये वाला पॉइंट तो आपको याद करने में मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप राजा वगैरह देखते थे हमारे, तो आप लोगों को क्या दिखता था? वो बहुत ज्यादा सोना पहना होता था। ठीक है, तो वहां पे उनके सराउंडिंग एरियाज के अंदर गोल्ड स्मिथ होते थे, जो जितना अच्छा काम करते थे रॉयल पेट्रोनेज एंजॉय करते थे। इंडियन आर्टिजन्स वर स्किल्ड इन मेटल वर्क, producing weapons, tools, and intricate jewelry, goldsmithing, and the crafting of precious metal items were sophisticated and widespread. नंबर थ्री, वुडवर्क एंड कारपेंट्री का काम देखने को मिलता था। ठीक है, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? राजस्थान। अभी तक जो एग्जाम्पल मैंने आपको बोली, मसलिन ऑफ बंगाल, सिल्क की वाराणसी, राजस्थान में आपको क्या देखने को मिलता था? इंट्रिकेट वुडवर्क। ठीक है,
फिर पॉटरी एंड सिरेमिक्स के बारे में आप लिख सकते हैं। टेराकोटा ceramic works were common with various styles emerging from different regions। आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इनफैक्ट पॉटरी के बारे में, टेराकोटा के बारे में आप कौन सी सिविलाइजेशन पे पढ़ते आए हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब 18th सेंचुरी में अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, क्योंकि 18th सेंचुरी में 1757 बैटल ऑफ प्लासी हो गया, तो रूल एस्टैब्लिश अब होना स्टार्ट हो गया, किसका, ब्रिटिशर्स का। तो अगर हम 18th सेंचुरी में बात करें तो कहीं जगहों पे आपको लिखा दिखाई देगा ब्रिटिश इंडिया, बिकॉज 1757 ऑनवर्ड्स क्या हो गया, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल आना देखा गया। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिमेन डोमिनेंट। The Indian subcontinent was a vital exporter of both raw cotton and finished good. European demand, particularly from Britain, was high. लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे हमें दिखेगा कि ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री डेवलप होती गई, तो वहां से आना यहाँ स्टार्ट हो गया, वहां का टेक्सटाइल इंडिया में आया, और इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो महंगा था और लोगों की परचेजिंग पावर कम थी, तो वो प्रेफर करना स्टार्ट हो गए, कहाँ का, दे दे स्टार्ट प्रेफरिंग टेक्सटाइल फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि वो लो प्राइस में मिल रहा था उनको। फिर गिल्ड एंड कास्ट सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो ऑर्गेनाइज हो जाते थे अलोंग कास्ट लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग विच मेंटेन स्किल एंड क्वालिटी, ये मैंने आपको बताया। लास्ट पॉइंट इज द यूरोपियन इन्फ्लुएंस। एज यूरोपियन powers, primarily the British, establishing trading post and exerted influence, demand for Indian goods surged. However, European industrial innovation began to challenge ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, जो हम कहाँ पे पढ़ेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, वो चीज हम कहाँ पे पढ़ेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। ठीक है, यहां तक समझ आया। मेरे को बेसिकली आज की क्लास में आपको यही चीज समझानी थी कि किस हमारा मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से चलता था इंडिया के अंदर प्री ब्रिटिश टाइम पे। तो आप लोगों को आई होप चीजें कुछ कुछ समझ आई होंगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है, मैं आपको अक्सर बोलती हूँ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं आप फ्री होकर का। ठीक है, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी डाउट होता है। और साथ ही अगर आपको चैनल के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए होता है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी सेम नाम है, इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। अब यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी पढ़ना था आज की क्लास में, उसमें मेरे को आपको यही क्लियर करना था कि हमारे इंडिया में कोई लार्ज इंडस्ट्रियल सेटअप्स नहीं थे। ठीक है, देयर वाज नो लार्ज इंडस्ट्रियल सेटअप। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज कैसी थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी। हमारे यहाँ पे फैमिली बेस्ड इंडस्ट्रीज थी। मैन्युफैक्चरिंग हमारा क्यों ज्यादा थ्राइव नहीं हो रहा था, बिकॉज परचेजिंग पावर जो थी वो बहुत कम लोगों के हाथ में थी। ठीक है, अब परचेजिंग पावर कम लोगों के हाथ में है तो डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं है तो मार्केट ही नहीं है। फिर अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, हम लोगों ने ये देखा कि मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, कोई मशीन्स नहीं थी हमारे पास यहाँ पे। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इंडिया के अंदर कि यहाँ पे इन मैन्युफैक्चरर्स को लोअर स्टेटस दिया जाने लगा था, लोअर स्टेटस था इन लोगों को। क्लियर। अब यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इसके लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय तीर्थंकर रॉय। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय तीर्थंकर रॉय। ठीक है, इसमें भी मेजरली ये वाला टॉपिक तो कवर शायद नहीं होगा, हाँ ये वाला नहीं होगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टॉपिक इस पे आपका कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 1947 बाय तीर्थंकर रॉय। ठीक है, बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग अमेजोन पे देख सकते हैं, तीर्थंकर रॉय की बुक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ, आई होप आपको समझ आ रही है चीजें। फिर भी आपको लगता है चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है, आप अपना फीडबैक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।